सबसे पहले तो डायबिटीज रिवर्सल एक बहुत लोगों में मिथ है कि नहीं हो सकता है। ये भी इवन डॉक्टर्स में भी कम्युनिटी में ऐसा है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता है। बिकॉज आज आप देखिए पिछले ओवर द 2 साल में काफी सारे ऐसे केसेस आए जो डायबिटीज रिवर्स उन्होंने किया है और सस्टेनेबल किया है। आज अगर यही चीज मैं 5 साल पहले अगर बताता किसी को तो बोलते कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। पर लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है, होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो इसीलिए लोगों के आज बिलीफ पैटर्न भी बदली है कि हाँ डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। मैं एक आंकड़े की अगर बात करूं कि डायबिटीज जो है 2019 में इंडिया में 77 मिलियन पीपल जो थे डायबिटीज के थे 2019 में। 2030 तक ये आंकड़ा करीबन 11 करोड़ तक पहुंच जाएगा और यही अगर कंटिन्यू रहा, लाइफस्टाइल हमारी यही रही, तो 2045 तक ये आंकड़ा बहुत बड़े लेवल में ऑलमोस्ट 134 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसमें अगर आप देखिए आज की तारीख का आंकड़ा, तो आज करीबन ये रिसेंट आईसीएमआर स्टडी जो बोल रही है कि करीबन 101 मिलियन पीपल आज इंडिया में डायबिटीज से ग्रसित है, डायबिटीज से पीड़ित है। और उसमें मैं प्री डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनका HbA1c 5.7 टू 6.5 है, जो प्री डायबिटीज स्टेज है, वो आंकड़ा भी आज ऑलमोस्ट 14 करोड़ जितना पहुंच गया है प्री डायबिटीज। मतलब ये ऐसा है कि आज इतने लोगों को प्री डायबिटीज है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो डायबिटीज में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ऐसी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अगर उनको हमने आज होलिस्टिक हेल्थ या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, तो बहुत बड़ा ऐसा चंक ऑफ पीपल है जो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरऑल इससे इंडिया की जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ केयर सेक्टर पे बहुत लोड पड़ेगा। बिकॉज प्रिवेंटिव मेडिसिन पे आज बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं। मैं अगर इसका कॉस्ट की बात करूं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है और एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे हो गया डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इंडिया की जीडीपी का आज 4.2% जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेंड हो रहा है। और ये भी 4.2% में से 40% जितना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पीछे स्पेंड हो रहा है। तो आज मेरा कहना यही है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कैसे क्योर किया जा सकता है, वजन कैसे कम किया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी लोग कर क्यों नहीं पा रहे? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में या कुछ कि क्यों नहीं हो रहा है? उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि लोगों को अपना वाई नहीं पता है। जब तक आपको अपना वाई नहीं मालूम होगा कि मुझे डायबिटीज मेरा क्यों रिवर्स करना है, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा क्यों कम कम करना है, या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो, तब तक वो आप एक्शन मोड में नहीं आ सकते। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि 2007 में इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार गई। 2011 में जब वर्ल्ड कप था तो बीसीसीआई जो एक क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है इंडिया की, उन्होंने बोला कि उस टाइम क्रिकेट जो 2011 की जो क्रिकेट टीम थी, वहाँ उस टाइम हमारी टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स थे। वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, धोनी और गौतम गंभीर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स थे। बट बीसीसीआई को लगा कि इंडिविजुअल प्लेयर से मैच नहीं जीती जा सकती, एज अ टीम परफॉर्म करना होगा। तो इसके लिए टीम का जो है वो माइंडसेट करना जरूरी था पहले। तो उन्होंने क्या किया, बीसीसीआई ने माइक हॉर्न करके एक साउथ अफ्रीकन जो एक एडवेंचरस कोच है, माइंडसेट कोच है, उनको हायर किया टीम के लिए। और ये माइक हॉर्न जो है वो खुद बहुत बड़े एडवेंचरस पर्सन थे, उन्होंने पूरी दुनिया 2 बार अकेले वो घूम चुके हैं। उन्होंने एक टीम का मीटिंग बुलाया, इंडियन क्रिकेट टीम का, बिफोर वर्ल्ड कप, और सभी को एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहते हो। और बहुत सारे आंसर्स निकल के आए उस जो मीटिंग में। बहुत सारे इंडियन बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे इंडिया के, सचिन तेंदुलकर से लेके जो जो टॉप मोस्ट प्लेयर थे वो सभी थे वो मीटिंग में। तो सबका अलग अलग आंसर निकल के आया कि भाई हम देश के लिए जीतना चाहते हैं, कोई बोला कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, कोई बोला अपने फैमिली के लिए। तो ऐसी डिस्कशन बहुत लंबी चली, लेकिन माइक हॉर्न सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर सब लोग हैरान परेशान हो गए कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हम देश के लिए जीत, ये सब आंसर दे रहे फिर भी वो एग्री नहीं कर रहे। फिर लास्ट में आंसर निकल के आया सचिन तेंदुलकर। तब माइक हॉर्न ने एग्री किया कि हाँ दिस इज योर राइट आंसर। अब ऐसा क्यों, सब सब लोगों को बाद में पता चला, बिकॉज उस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में जितने लोग थे उन्होंने क्रिकेट ही सचिन को देख के चालू किया था खेलना।
तो वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाई बना कि जिस व्यक्ति के कारण हमने पूरा अपना कारकिर्दी और करियर चालू किया है, अगर उसके लिए हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तो वो सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वाई हुआ कंपेयर टू अदर्स। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि आपका वाई क्या है? क्या आप अपनी फैमिली के साथ क्यों अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हो? आप क्यों अपना कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है वो क्योर करना चाहते हो दवाई के बिना? तो आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है। अगर आप कागज और नोट पेन लेके बैठे हो तो आप पॉइंट डाउन करिए कि आपका वाई क्या है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हो? क्या आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हो? क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो? तो वैसे ही आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है। जब तक ये वाई फाइंड आउट नहीं होगा तब तक आपका ये माइंडसेट बिलीव नहीं करेगा और एक्शन मोड में नहीं आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन के युग में आज जब तक आपको पर्सनली अपना वाई नहीं मिलेगा वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसी को आगे ले जाता है। हमने एक फ्लिप डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश किया जिसमें हमारा मिशन है कि 2025 तक हम लोग करीबन 1 लाख लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मेन डायबिटीज़ को रिवर्स कर लें नेचुरली, अपना इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव करें, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाए, अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करे और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। तो इसी मिशन के साथ हमने ये फ्लिप डायबिटीज का हमने एस्टेब्लिश किया और रेगुलर हम लोग हर संडे इसके वेबिनार भी लेते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज रिवर्सल नेचुरली, और बहुत से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मेरी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आई एम लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच। अलग अलग जगह जाके मैंने लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर कोर्सेज किए, और चाहे वो स्पिरिचुअल का हो, फिटनेस का हो, एनएलपी का हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए। अ, फिर मैंने देखा कि ये जो नॉलेज है मुझे मेरे तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज नॉलेज नॉट यूज इज अ गार्बेज। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों। डायबिटीज की बर्निंग प्रॉब्लम हमने मोटे मोटे तौर पे देखी कि मैनेजमेंट शुगर का, इवन दवाई लेने के बाद भी, मेरा 13 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैंने ऑब्जर्व किया कि इवन पेशेंट जो दवाई लेते हैं, 4-5 दवाई लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उसके बाद भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन आज इतने बढ़ रहे हैं डायबिटीज़ के। एक कॉस्ट जो है डायबिटीज़ का वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज से 10-15 साल पहले जो 50 साल से ज़्यादा थे उनको लाइफस्टाइल डिजीज या डायबिटीज़ होता था, लेकिन आज आप देखिए 25-30 साल के बच्चे को, जो यंग जनरेशन है, उनको भी आज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी जैसी बीमारियां होने लगी बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो ओवरऑल इंडिया कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, लेकिन इंडिया का यूथ जो अगर बीमार रहेगा तो ओवरऑल इंडिया कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो एक देश के लिए हमने ये मिशन चालू किया कि एटलीस्ट हमारी जो यंगर जनरेशन है और जिनको डायबिटीज होने वाला है, प्री डायबिटीज स्टेज में है, या जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनको हम करेक्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो देश के ग्रोथ में एक बहुत हेल्दी वे में हिस्सा ले सके। क्योंकि इसमें कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डायबिटीज आप मान लो किसी 25 साल की यंग जनरेशन को डिटेक्ट होता है तो महीने का आप मोटे मोटे तौर पे 3,000 रुपये खाली दवाई का गिन लो। अगर वो 60 साल तक दवाई लेगा तो इसमें मैं दवाई के साथ उसके अलावा डॉक्टर का खर्चा, अगर इंसुलिन लेना पड़े तो उसका खर्चा, लैब रिपोर्ट का खर्चा, ये तो जोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो कितना बड़ा कॉस्ट उसका जाएगा एट द एंड ऑफ 60 ईयर। अगर राइट टाइम पे हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट उसकी लाइफ में जाएगा। रेदर अगर वो 3-4 हज़ार रुपये कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है तो बहुत बड़ा कॉर्पस इसको मिलेगा। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ में एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी सारे पेशेंट में इनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब टेस्ट करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं होता है, खास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका हमने देखा है कि डायबिटीज़ के साथ उनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, और फीमेल में खासकर पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम भी पाए जाते हैं, और डिप्रेशन और एंजाइटी भी बहुत कॉमन रहता है इन तरह के पेशेंट में। तो ये मोटे मोटे तौर पे इनके प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट के, इनको सभी को एड्रेस करना जरूरी है। जैसे मैं ब्रीफली सिम्टम्स के बारे में बता दूं तो जैसे प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा जाना, आपको बार बार भूख लगना, थकान महसूस होना, कई बार आंखों के नंबर चेंज हो जाते हैं, कई बार चेस्ट पेन, घबराहट, पसीना जैसे, पैर में क्रैम्प्स आते हैं, इस तरह के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहले सिम्टम्स को आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने काफ़ी सारे बार ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट
को सिम्टम्स मालूम नहीं होता है तो वो डिले कर देता है 2-3 महीने आने में। फिर हम देखते हैं कि उनका HbA1c जो 6 या 7 के बीच में डिटेक्ट होना चाहिए वो 10 पहुंच जाता है। फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्ट फैक्टर भी आता है और लाइफस्टाइल में रिवर्स करने में भी टाइम लगता है। डायबिटीज में हम लोग मोटे तौर पे इस तरह के हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे उनका शुगर के अलावा HbA1c जो है, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, आई चेकअप, फूड एग्जामिनेशन, ये सारे जो चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको कॉम्प्लिकेशन पता चलेगी। अगर उसको आपने ये टेस्ट नहीं किया, आई चेकअप या फूड एग्जामिनेशन, तो आप कभी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कॉम्प्लिकेशन होने वाला है या हो गया है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक आइसबर्ग डिजीज जैसा है, आपको जो टिप दिखती है लेकिन नीचे बहुत बड़ा आइस होता है, बहुत बड़ा। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां इट्स लाइक एन आइसबर्ग जैसे होते हैं, उसको आप चेक किए बिना डिफिकल्ट होता है कई बार पता करना, तो चेक करना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ती है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है, आँख का पर्दा डैमेज हो जाता है, फिर आपकी पैर की नसें कमजोर हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन अगर राइट टाइम पे आपने इंटरवेंशन नहीं किया डायबिटीज में, पेशेंट ठीक से लाइफस्टाइल मॉडिफाइड नहीं कर रहा है सही टाइम पे, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। और अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया फिर वहां से वो जर्नी रिवर्स की थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अर्ली स्टेज में डायबिटीज डिटेक्ट हो और कॉम्प्लिकेशन ना हो एटलीस्ट पेशेंट को कोई भी तरह का। रिस्क फैक्टर जैसे सबको आपको पता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आज देखिए ऑफिस आवर्स में 8 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं, फिर जंक फूड खाना, स्लीप का एक बहुत बड़ा इश्यू आज पाया गया है। तो ये सारे है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है या और भी कोई थायराइड प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो रिस्क फैक्टर अगर आपके अंदर कोई मौजूद है तो आपको रेगुलर उसका स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है शरीर में जो आपके ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है, ग्लूकोज को कंट्रोल रखता है, जो स्वादुपिंड में से बनता है। अब मान लो कि ये जो इंसुलिन है एक टैक्सी है और जो ग्लूकोज के कण जो शरीर में जो बह रहे हैं ब्लड के अंदर वो एक पैसेंजर्स है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो टैक्सी है वो कम हो जाती है और जो पैसेंजर्स है वो बढ़ जाते हैं। अब होता है नॉर्मली क्या होता है कि ये ग्लूकोज के कण जो है पैसेंजर्स, वो टैक्सी में, माने इंसुलिन जो टैक्सी है वहां बैठ के अपनी जगह पे जाते हैं। ये जगह कौन है? तो आपकी कोशिका है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसुलिन बनता बरोबर है लेकिन एक्ट नहीं कर पाता है, वो एक्शन मोड में नहीं आ पाता है। बिकॉज क्यों? कि शरीर में ज्यादा मात्रा में फैट है इसलिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक उसका भी मेन कारण है कि शरीर में चर्बी की मात्रा ज्यादा होना। और चर्बी की मात्रा क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। तो हमारा ओवरऑल पर्पस इंसुलिन रेजिस्टेंस में टैक्सी को बढ़ाना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में टैक्सी कम होती है इसलिए कम पैसेंजर्स कम टैक्सी में बैठ के अपनी जगह पे पहुंच पाते हैं, सेल्स में पहुंच पाते हैं। और बाकी जो पैसेंजर्स है वो ब्लड वेसल्स माने ब्लड में घूमते रहते हैं। तो जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स ज्यादा ग्लूकोज डिटेक्ट होता है, दैट इज योर डायबिटीज। तो इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझना जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। फिर आप देखिए आज जो सेल्स है हमारी कोशिका है, ऑब्जर्व करो, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल लेफ्ट साइड आप देखो तो एक हेल्दी कोशिका, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और राइट साइड देखो अनहेल्दी कोशिकाएं है। तो बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि शरीर में कचरा जमा हो गया है। ये डायबिटिक सेल गिन लो या थायराइड का या हाई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है या जिनको हाइपरटेंशन ज्यादा है, इस तरह का अगर पेशेंट को ओबेसिटी वाला है तो उनके सेल्स में कचरा जमा होने लगा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल डिटॉक्सिफिकेशन। और बहुत ही कम लोग, जैसे डॉक्टर रंजन है, डॉक्टर शेफाली है, डॉक्टर संदीप जोशी है, बहुत ही कम लोग हैं इस इनके जैसे जो सेल डिटॉक्सिफिकेशन माने रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि मेडिसिन जरूरी नहीं है। अब मैं आपको, अगर आपका डायबिटीज 400-500 है तो ऑफकोर्स उस टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट मेडिसिन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि आप कोई रूम में बैठे हो और वहां सड़ा हुआ फ्रूट का बास्केट है, तो स्मेल आएगी गंदी। अगर ये स्मेल को हमें दूर करना है तो क्या कर सकते हैं? दो चीज कर सकते हैं, या तो वो फ्रूट बास्केट को बाहर डाल सकते हैं या तो रूम में रूम फ्रेशनर कर सकते हैं। तो मेडिसिन इज लाइक अ रूम फ्रेशनर, एक टाइम के बाद रूम में टॉक्सिसिटी हो जाती है।
आप वहाँ बैठ नहीं पाते हो। तो परमानेंट सॉल्यूशन के जो सड़ा हुआ फ्रूट का बास्केट है उसे बाहर निकलना है। इसको दूसरी तरीके से मैं समझाऊं कि एक फिश पॉट है, उसमें अगर मछली जो है वो बीमार है, तो क्या आप पानी उसका बदलोगे या दवाई डालना पसंद करोगे? परमानेंटली क्या अच्छा रहेगा? परमानेंटली ऑब्वियसली कि आप उसका पानी चेंज कर दीजिए। तो वैसे ही आज रूट कॉज के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें रूट कॉज के ऊपर काम करने की जरूर है। और आप ये सेल डिटॉक्सिफिकेशन, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुआ है कि अगर आपका बॉडी वोल्टेज जो है -50 टू -70 मिली वोल्ट रहता है, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती है और होती भी नहीं है। बट बिकॉज आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, टाइम से सोना नहीं है, जंक फूड खाना है, स्ट्रेस लेना है, आज हमारे इमोशंस गड़बड़ी हो गए, हमारे अपने प्रति हमारी बिलीफ पैटर्न और एफर्मेशंस चेंज हो गए हैं। डाइट और ऑब्वियसली एक्सरसाइज का तो सबको पता है, 95% लोगों को करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। तो इसके कारण हमारे जो सेल के वोल्टेज है वो गड़बड़ी हो गए। तो जहां तक ये रूट कॉज के ऊपर काम नहीं होगा तब तक बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है। ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर एक किताब भी है, हीलिंग इज वोल्टेज, बाय डॉक्टर जेरी टेनेट, जो यूएसए के बहुत बड़े एमडी डॉक्टर है, उनके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर बन गए। वो एक कंसेप्ट लाए और इसके ऊपर साइंस आज बहुत ही प्रूवन चीज है ये, कि अगर आपका कोशिका के वोल्टेज एडजस्ट हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती है। तो इसके ऊपर हमें काम करना जरूरी है। आज आप देखिए, हमारे खाने पीने का और लाइफस्टाइल के कारण हमारी जो बॉडी की पीएच जो है वो एसिडिक होने लगी, रेदर देन जो थोड़ी अल्कलाइन होनी चाहिए, लेकिन हमारा खाना पीना और वो इतना हो गया है कि वो एसिडिक तरफ जा रही है। और इसी के कारण सेल का वोल्टेज भी गड़बड़ी हो रहा है। अब मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, बिकॉज लोगों की बिलीफ पैटर्न आज चेंज नहीं हो रही है। पहले तो काफी सारे डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी बिलीफ नहीं है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। 1956 में रॉजर बैनिस्टर करके एक अमेरिकन दौड़वीर थे। उन्होंने 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। ये रिकॉर्ड उन्होंने करीबन 50 साल के बाद तोड़ा। उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे 1956 में, उन्होंने बोला था कि ये पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर 1 माइल 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करेगा तो उसकी जो वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ के साथ, इसके ऊपर किताब भी है, आप पढ़ना। पर रॉजर बैनिस्टर था पागल आदमी, उन्होंने बोला कि मैं साइंस को नहीं मानता हूँ, और उन्होंने वो करके दिखाया। 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया। और हैरानी होगी कि आपको उसी साल, जैसे ही ये रॉजर बैनिस्टर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा 1 माइल रनिंग का 4 मिनट के अंदर, 36 अमेरिकन दौड़वीर और 250 दौड़वीर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया एक ही साल के अंदर। तो जो चीज 50 साल में नहीं हुई थी वो एक ही साल में हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लोगों का नजरिया और माइंडसेट बदल गया, लोगों का देखने का नजरिया, कि नहीं, अब उनके रोल मॉडल अलग थे। तो वैसे ही मेरा कहना यह है कि आपकी लाइफ में रॉजर बैनिस्टर आपका कौन है? और अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपना अपना डायबिटीज को रिवर्स किया है थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो भी नेचुरली किया है। दवाई उनकी बंद हो गई, इंसुलिन भी बंद हो गए। तो हमें अपनी लाइफ का रॉजर बैनिस्टर ढूंढना है कि आपका आपका रोल मॉडल कौन है, और यही आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा। और इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये जो प्रेजेंटेशन है अभी, ये पीपीटी देख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जब तक आपकी बिलीफ पैटर्न चेंज नहीं होगी, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रीप्रोग्रामिंग नहीं होगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तब तक कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, कितने भी आपके ऊपर कोचिज हो, अगर आपको अंदर से वो चीज़ करनी है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रजिस्टर करनी होगी। और इसके लिए ये 7 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में, और ऐसा बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ रजिस्टर हो गई तो समझो कि वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। फिर उसमें हैबिट, बार बार मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो ये 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हेल्दी चीज़, हेल्दी हैबिट्स अगर आपको चेंज करनी हो, अपनी लाइफ में लानी हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करनी जरूरी है। बिकॉज 95% चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में वही करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती है।
तो मेक श्योर ये 7 चीज़ें आप प्रॉपरली सुने और उसके ऊपर अप्लाई करें जितना हो सके उतना। तो जैसे पहली चीज़ है कि आपका फ़ोकस बदलिए। हमें ये देखना होगा कि हमारा फ़ोकस कहाँ पे है। हम लोग बोलते हैं कि हमें डायबिटीज़ रिवर्स करना है, हेल्थ को बेटर करना है, बट क्या वाक़ई हमारा फ़ोकस है कि नहीं है? एक बार एक एम्प्लॉयी अपने बॉस के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे को जॉब से रिज़ाइन करना है। तो बॉस बोलता है क्यों, क्या हो गया? तो बोले सब लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं पूरे दिन, मुझे यहाँ काम करने की मज़ा नहीं आती। तो बॉस बोलता है ठीक है, आप कर दीजिए, बट आप जाते जाने से पहले 1 दिन आप रुक जाइए और मेरा एक टास्क कंप्लीट कर दीजिए। तो एम्प्लॉयी बोलता है ठीक है सर, क्या काम है बताइए? तो बोले कुछ नहीं करना है। बॉस उसको एक ग्लास में पूरा पानी भर के देते हैं, पूरा भरा हुआ पानी का ग्लास देते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई आप आखिरी दिन रहो, लेकिन आपको एक चीज करना है कि आप जहां भी जाओ एक ग्लास में से पानी नहीं गिरना चाहिए, आप उसको साथ में ही ले जाना। आप चाहे वॉशरूम में जाओ, किसी से मिलने जाओ, किसी के साथ मीटिंग में जाओ, ऑफिस में, आपको ये ग्लास लेके जाना है और मेक श्योर कि ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए, एक भी ड्रॉप। तो एम्प्लॉय बोलता है ठीक है, मैं कर दूंगा। और 24 घंटे बाद वो एम्प्लॉय आता है खुश होते हुए कि बॉस बॉस देखो मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। तो फिर बॉस उसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि पिछले 24 घंटे में जो ये तुमने टास्क किया, उसमें आपने कहीं ऑब्जर्व किया कि किसी लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी लोगों ने आपके बारे में बात किया? तब एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था वहां पे। तो वैसे ही ये स्टोरी से हमें ये सीखना है कि हमारा फोकस और ध्यान कहाँ पे है। अगर आज हमारा फोकस फालतू चीज़ों में है, न्यूज़पेपर पढ़ने में है, टीवी देखने में है, हमारा ग्रुप कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे फोकस होगा वहीं हमारी एनर्जी जाएगी। तो मेक श्योर कि आपका फोकस आपको शिफ्ट करना है। सेकंड चीज़, प्रायोरिटी हमारी डिसाइड करनी होगी लाइफ में, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर टाइम आपने प्रॉपर मैनेज नहीं किया आपका, तो टाइम एक ऐसी चीज़ है कि टाइम इज़ मनी एंड मनी लव स्पीड, और वैसे ही टाइम इज़ हेल्थ और हेल्थ लव स्पीड। तो टाइम जो है वो अपनी हेल्थ के इक्वल है। अगर आज आप देखिए, आपको कभी एनालिसिस करना कि पिछले 3 दिन में आपका टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में कितना गया और अनप्रोडक्टिव चीज़ों में कितना गया। क्योंकि ये टाइम का आप शेड्यूल बनाओगे तभी आप हेल्थ की प्रायोरिटी दे पाओगे। तो उसके लिए भी मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूँ कि आप अपने जो दिन का शेड्यूल है इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक इम्पोर्टेंट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट वर्क, नॉन इम्पोर्टेंट अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट वर्क, इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए और पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना दीजिए कि ये हफ्ते में मुझे क्या करना है, ये दिन में क्या क्या करना है। ताकि फालतू चीज़ों में कई बार हमारा टाइम इतना स्पेंड हो जाता है कि हमारी जो मेन प्रायोरिटी है हेल्थ की, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते। तो वो टाइम का एक बनाइए, आप शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आपकी गोल। गोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मार्ट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, जो भी आपके गोल है उसको लिखना चाहिए। चौथी चीज़, और स्मार्ट वे में, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर वे में, कि 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट लॉस करना है और रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, उसको स्पेसिफिक टाइम के साथ लिखना है। चौथी चीज़ विज़न बोर्ड है। तो ये विज़न बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपका हेल्थ में, मान लो कोई रोल मॉडल है, तो उसका फ़ोटो आप लगाइए, A4 साइज़ पेपर ले लीजिए, उससे भी बड़ा सा चार्ट। उसमें आपके हेल्थ में कौन से रोल मॉडल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली या इमोशनली, फाइनेंशियली, वो सब चीज़ें उसको लगाइए वहाँ पे अपने वार्डरोब में, अपने बेडरूम में। तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड जब ये चीज़ बार-बार देखेगा तभी रजिस्टर होगा। 5वीं चीज़ है आपके आस-पास के लोग कहाँ कैसे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किन लोगों से उठते-बैठते हो। एक चाय जो होती है वो ठेले पे ₹10 की भी मिलती है, 3 स्टार होटल में 50 की भी मिलती है और 5 स्टार होटल में 500 की मिलती है। तो चाय तो वही है, लेकिन जैसे-जैसे चाय ने अपनी जगह बदली, वैसे चाय की कीमत भी बदली। तो वैसे ही दोस्तों, हमारी लाइफ में भी हम किन लोगों से उठते-बैठते हैं, उनके ऊपर से हमारी कीमत होती है। एक बार एक ऊँट और उसका बच्चा चिड़ियाघर में कैद थे, तो बच्चे ने पूछा कि डैडी ये कुबड़ किस लिए होता है? तो डैडी बोलते हैं कि बेटा हम जब रण में होते हैं, रेगिस्तान में, तो वहाँ पानी हम स्टोरेज करते हैं ताकि पानी नहीं मिले तो हमें थोड़े दिन पानी के बिना रह सके। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि डैडी ये पैर में हमारे गादी जैसा क्यों होता है? बोले
वही रेगिस्तान में हम जाते हैं, गर्मी बहुत होती है, तो हमें गर्मी नहीं लगे उसके लिए होते हैं। फिर वो तीसरा क्वेश्चन पूछता है बच्चा अपने डैडी से कि पापा फिर ये आंखों के ऊपर बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं हमारे? बोले बेटा रेगिस्तान में जब मिट्टी का या रेत का तूफान आता है तो वो हमारी आंख में नहीं जाए, मिट्टी या रेत, उसके लिए होता है। और जब चौथा क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत बड़ा शौक लगता है उनके पापा को। तो वो पूछता है पापा तो फिर हमें भगवान ने इतनी चीजें दिया है रेगिस्तान में रहने के लिए, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? और फिर वो हैरान हो जाता है डैडी कि नहीं ये बात सही है बेटा। तो वैसे ही क्या हमें अपनी काबिलियत पता है कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है, क्या क्या कैपेबिलिटीज दी है, और क्या हम उसका ऑप्टिमल तरीके से यूज कर पा रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको अपने आप से पूछना है। मेंटल रिहर्सल अगेन के विजुअलाइजेशन टेक्निक जो हम लोग अपने प्रोग्राम में करवाते हैं, और एफर्मेशंस भी बहुत जरूरी है इसके साथ साथ। कि कई बार हम पूरे दिन के दौरान लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमारी बिलीफ पैटर्न, हमारे इमोशंस ही गलत होते हैं। जब हम लोगों के बारे में ही नकारात्मक भावना रखते हैं तो वो हेल्थ, आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती ही करती है। तो वैसे ही आपको अपना एफर्मेशंस खास करके हेल्थ के प्रति के सुबह उठते ही 5 सेंटेंस आप ऐसे बनाइए कि मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है दवाई के बिना, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है। ये एफर्मेशंस, पॉजिटिव हेल्थ एफर्मेशंस आपको बनाने हैं, जो बहुत ईजी है। उसको सुबह उठते ही पहले आपको रिवाइज करने। और विजुअलाइजेशन टेक्निक, जब भी आप रात को सोने जाते हो तो इमीडिएटली हम नहीं सो जाते हैं। सोने से पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको थोड़ी हल्की नींद आती है, आपकी ब्रेन वेव्स थोड़े रिलैक्स होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिवेट होता है। उस टाइम आप जो भी विजुअलाइज करो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, जो भी चीज़, वो हमेशा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट रजिस्टर हो जाती है। तो वो टाइम का आपको सही इस्तेमाल करना है और टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसी है कि उसके ऊपर ही हम 1 घंटा लेक्चर ले सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कैसे, कौन सी कैसे उसको करना है। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों में देखा है 2 फैक्टर के फेलियर हो जाता है और पेशेंस नहीं होती है। ये दोनों चीज बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो जाती है। तो फेलियर्स तो आते ही, जैसे उसके ऊपर मैं हमेशा एक स्टोरी एक छोटी सी सुनाता हूँ कि एक बार एक साइंटिस्ट था, वो बड़ा एक कांच का पेटी में एक तरफ बड़ी मछली और एक तरफ छोटी मछली रखते हैं। तो जैसे ही वो रखते हैं तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। फिर वो क्या करता है, बीच में कांच का पार्टीशन कर देता है, फिर एक तरफ बड़ी मछली और एक तरफ छोटी मछली रखता है। तो अब क्या कर रही है, बड़ी मछली बार बार छोटी मछली के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रही है, लेकिन बीच में कांच का पार्टीशन होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाती। फिर थोड़े टाइम के बाद वो जो साइंटिस्ट है वो कांच का पार्टीशन हटा लेता है और यहाँ पे बड़ी और छोटी मछली मिक्स हो जाती है। और आपको हैरानी होगी, उस टाइम साइंटिस्ट को हैरानी हुई कि बड़ी मछली ने छोटी मछली के ऊपर अटैक करना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि हमारे ऐसे कहीं हमारे लाइफ में पुराने ऐसे कांच के पार्टीशन है जो कब के हट गए, बट वो बिलीफ पैटर्न हमारी चेंज नहीं हो रही अभी भी कि नहीं नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते। जैसे बड़ी मछली ने ऐसा सोच लिया कांच का पार्टीशन हटने के बाद भी कि हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारी पुरानी बिलीफ पैटर्न, इमोशन, स्ट्रेस लेवल की वजह से आज भी हम लोग एक्शन मोड में नहीं आ पाते हैं। तो ये कांच के पार्टीशन कब के हट चुके हैं हमारी लाइफ से, जो पुराने हैं, और हम लोग अभी वो बिलीव नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है। जैसे हम लोग कोई भी हमारे प्रोग्राम में एनरोल होता है तो रातों रात हम हैबिट चेंज नहीं करवाते। मान लो कोई साउथ इंडियन पेशेंट है जो जो डोसा खा रहा है या चावल ले रहा है उनको, अगर वो बचपन से चावल खा रहा है और मैं उसको बोलूँ कि आपको चावल बंद करना है, तो उसके लिए वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वो फूड जो चावल है। नॉर्थ इंडियन पेशेंट को मैं बोलूँ पराठा खाना बंद कर दीजिए, या कोई पेशेंट बचपन से मान लो 15 साल से चाय पी रहा है और मैं 50 साल पे उसको बोलूँ कि भाई आप चाय पीना बंद कर दो, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक कि कोई भी बड़ी हैबिट्स को चेंज करनी हो तो उसको मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करो पहले। तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ उसको आपको तोड़ना है रातों रात। क्योंकि फूड जो ऐसी चीज है, फूड और एक्सरसाइज वगैरह, कि आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई। एक्सरसाइज में भी सेम है। काफी सारे लोगों को लग रहा है एक्सरसाइज माने जिम में ही जाना, डंबल से उठाना, ऐसा भी नहीं होता है। आप कोई भी एक्टिविटीज, जैसे गार्डनिंग हो गया, अपने पोते पोती के साथ खेलना हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग, जॉगिंग, सिंपल कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, तो वो तरह की एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो। और ये 6 पिलर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि आप
क्या खाते हो उसको ट्रैक करिए, कैसे खाते हो, कैसे माहौल में खाते हो उसको भी आप ट्रैक करिए, क्योंकि कई बार क्या आप स्ट्रेसफुल माहौल में खाओगे तो वो खाना फिर कितना भी अच्छा खाओगे वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। एक्टिविटी और एक्सरसाइज का डिफरेंस लोगों को पता नहीं होता है। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे बताते हैं कि हम तो सब्जी लेने जाते हैं, पोछा करते हैं, घर का काम सब हम खुद करते हैं, हम तो हमारा तो फिजिकल वर्क हो ही जाता है इतना, तो हमें कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना है कि वो आपकी एक्टिविटी हो गई, वो आपकी बॉडी ने वो अडेप्ट कर लिया है, आपको उसके बियॉन्ड कुछ करना होगा। स्लीप का अगेन बहुत बड़ा, आप सबको पता है कि आज 80% लोगों की आज स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है। आप देखिए रात को 12 बजे लोग 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं और बोलते हैं 8 घंटे हम सोए। बट आइडियल बैंकेबल टाइम रात को 10 से सुबह 6-7 बजे तक का होता है, बिकॉज जैसे ही शाम होती है आपके शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन बनता है, और हम लोग क्या करते हैं रात को मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इससे क्या होता है कि बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ता है और ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और फिर आप 12-1 बजे तक अब बोलते हो कि मैं सो गया, लेकिन एक्चुअली ये सेरोटोनिन की मात्रा उस टाइम आपके शरीर में बढ़ चुकी होती है और उसके कारण वो आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी को इम्पेयर करती है। फिर भले ही आप 8 घंटे सो, लेकिन वो बैंकेबल टाइम नहीं है। तो इसलिए आइडियल टाइम के 10 से 11 के बीच में सो जाइए। खाने से एटलीस्ट मोबाइल या कोई भी स्क्रीन एटलीस्ट सोने से आधा पौना घंटा 1 घंटे पहले उसको मत देखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्लीप को अच्छी तरीके से करने के लिए। इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सौरव गांगुली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके थे, सबसे अच्छी डिसिप्लिन और एक्सरसाइज और फिटनेस उनकी थी, खाना पीना सब सही था, फिर भी उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी हुआ। रीजन ये है कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी जो पूरी दुनिया आज डाइट और एक्सरसाइज के पीछे कर रही है, जरूरी है, पर उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें जरूरी है। जैसे आपके इमोशंस क्या है, आपका स्ट्रेस क्या है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो उनका भी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुका, बिकॉज कई बार वो इमोशन, स्ट्रेस, माहौल गलत है, स्लीप डिस्टर्ब है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही है। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो। कई बार आप सब कुछ अच्छा फॉलो करो लेकिन आपके आसपास का माहौल सही नहीं है, तो वो भी आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता ही है। तो ये 6 के 6 पिलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 पिलर के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और हमारा जो प्रोग्राम है डाइट और एक्सरसाइज के बियॉन्ड जाके हमने एक स्पेशली मेटिकुलसली डिज़ाइन किया है कि सभी के सभी पिलर्स के ऊपर फोकस करके हमारा जो प्रोग्राम में हम लोग फोकस करते हैं। और लास्ट में जो ब्लू जोन्स है, मतलब दुनिया में 5 ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग एवरेज 100 साल तक जीते हैं। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने जाके रिसर्च किया कि भाई वो लोग ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, क्या खाना खाते हैं कि वो और हैप्पी भी रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पीपीटी है, आने वाली 4-5 आप ध्यान से देखिए कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। कि जैसे पहली जगह है ओकिनावा जापान, तो उसमें से वो स्टडी में ऐसा बाहर आया कि वो कम खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, दे हैव पर्पस इन लाइफ, दूसरों को ऑलवेज हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू लोअर बॉडी, अब ये लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं स्पेशल जिम में जाके, बट अपनी डेली एक्टिविटीज ही ऐसी करते हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, खुद की ऑलमोस्ट 80-90 ईयर के लोग जो जो होते हैं वो भी कपड़े अपने खुद धोते हैं, बाजार से सामान खुद लेने जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं। बिकॉज ओल्ड एज में देखा है कि जैसे आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर लिम का जो स्ट्रेंथ अगर वो आप नहीं है तो आप गिर जाओगे, गिरने से गंभीर चोट लगने का चांसेस, हेड इंजरी वगैरह लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड एज में। मेक योर सेल्फ बिजी इन डेली पर्पसफुल एक्टिविटी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिताइए। सेकंड जो है सार्डिन या इटाली, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बाहर है जो ऑलमोस्ट 4-5 चीज़ें सब में कॉमन होगी कि आपको हफ्ते में एक बार अपने कल्चर या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो फॉलो अप करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो ज़्यादा बढ़ाओ, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम ज़्यादा बिताओ। इस तरह का अलोन नहीं रहिए का, मतलब कई बार क्या लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि वो भी आपको दुखी करेगा। थर्ड है लोमा यूएसए कि भी अपनी उसमें भी सेम चीज़ें आई मोटे मोटे तौर पे कि नॉन वेज फूड अवॉइड करिए, प्लांट बेस्ड डाइट। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर द गेम चेंजर करके, जहाँ उन्होंने 6 मंथ स्टडी किया, एक तरफ प्लांट बेस्ड डाइट लिया और एक तरफ उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज वाले को लिया, वो भी ट्विंस को लिया। तो वहाँ आपको हैरानी होगी कि 6 महीने बाद जब दोनों के कंपेयर किया, एक तरफ प्लांट बेस्ड डाइट और एक तरफ नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट वाले थे, तो
13 पैरामीटर्स का उन्होंने कंपेयर किया और 13 के 13 पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव होके आए प्लांट बेस्ड डाइट में। तो पूरी जो दुनिया है प्लांट बेस्ड डाइट की ओर शिफ्ट हो रही है। एक बड़ा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगेन 1 घंटा हम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है इकार या ग्रीस, अगेन नॉनवेज फूड अवॉइड करिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है बट उनका एक एक है कि उसमें से वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट रिच वाइन, वो लोग वाइन भी लेते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंजॉय एक्सरसाइज इन योर फेवरेट फॉर्म, डांसिंग लाफिंग, ये सब चीज़ें। और लास्ट में है निकोया कोस्टा रिका, कि आपको डेली एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटीज के पीछे कुछ पर्पस होना चाहिए और क्वालिटीज और स्प्राउट्स है, वेजिटेबल सलाद ज़्यादा खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। और हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है न्यूट्रिशन डिवाइडेड बाय कैलोरी। ज़्यादातर लोग क्या है, न्यूट्रिशन नहीं देखते, कैलोरी के ऊपर फोकस करते हैं। मान लो कि आप एक बिस्किट का पैकेट लो और एक एप्पल लो, तो दोनों से पेट भरेगा। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में एप्पल काफ़ी आगे है बिस्किट के पैकेट से। तो हमें ये भी देखना है जो भी चीज़ खाए भले कैलोरी में कम हो तो चलेगा, लेकिन वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। उसमें से प्रॉपर हमें माइक्रो विटामिन जो है, सप्लीमेंट्स जो है, बेसिक नेसेसरी विटामिन बॉडी में मिलने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 8 एटीट्यूड ऑफ वॉरियर है। जब भी आप ये सही माइंडसेट से करने जाओगे तो हमें फियर को कोई भी हमारे जो रिगार्डिंग हेल्थ और फियर है कि हम ये करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कोई भी चीज़ आप तभी कर पाते हो जब फियर को ओवरकम करो। बिकॉज है ना, फेस एवरीथिंग एंड राइज या फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फियर के 2 मीनिंग है, फेस एवरीथिंग एंड राइज या तो फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। तो हमें डिसाइड करना है कौन सा हमें अपनाना है। विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स, डू एवरीथिंग एंड 100%। जो हार है वो ये माइंडसेट का गेम है। जो ये वॉरियर का एटीट्यूड दिखाने का आपको पर्पस है कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, कि आज मेरा मूड नहीं है, आज ये ऑब्स्टेकल आ गया और आई सक्सीड। आप जितने भी देखिए कि जो रिवर्स किया डायबिटीज या हेल्थ के चैलेंजेस को, तो वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, स्ट्रेस आया होगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट सही नहीं रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल हीरो, रियल हीरो और वॉरियर वही बोला जाता है जब वो चीज़ों से ओवरकम हो पाए। तो हमें भी यही एटीट्यूड रखना है अपनी लाइफ में। और लास्ट में जैसे स्टीव जॉब का एक अच्छा स्टेटमेंट है कि आप किसी को कार चलाने के लिए रख सकते हो, पर अगर कल उठ के आपको स्टैंड डलवाना पड़ा या डायलिसिस कराना पड़ा तो आप किसी को लाख रुपए देके भी नहीं रख सकते अपनी जगह। और दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट राकेश झुनझुनवाला का है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाते हैं। 21,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो था। उनका लास्ट में जब उनकी डेथ हुई डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनका स्टेटमेंट था कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट आज तक का मेरी हेल्थ के ऊपर था। तो इतने जो बड़े दिग्गज एप्पल कंपनी के सीईओ और ये जो स्टॉक मार्केट के हमारे इतने बड़े दिग्गज थे, इनके स्टेटमेंट से हमें इतना तो पता चलता है कि आने वाले टाइम पे हेल्थ लग्जरी बनने वाली है। एक तरफ आपके पास पैसा होगा और एक तरफ हेल्थ होगी, तो तूती और बोलबाला उनकी बोलेगी जिनकी हेल्थ अच्छी है। तो आने वाले टाइम पे दोस्तों हेल्थ ही लग्जरी बनने वाली है। आपको हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और ये सर्टन क्लिनिकल डेटा जो है हमारे पेशेंट्स जितने एनरोल हुए, वैसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन डेटा, हम डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो 3 मंथ्स का प्रोग्राम है उसमें एनरोल हुए, जिसमें हम लोग पेशेंट को डाइट, कस्टमाइज डाइट चार्ट, कस्टमाइज फिटनेस रजाइम के अलावा जो मैंने ना इमोशन, स्ट्रेस है, बिलीफ पैटर्न, हैबिट को कैसे चेंज करना, स्लीप के ऊपर सारे प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। हमारा प्रोग्राम में कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जहाँ जब जब तक वो अप्लाई नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो एकदम मेटिकुलसली डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है। और हम लोग एनरोलमेंट होने से पहले और बाद में दोनों टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट और बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट भी होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम में इंक्लूड है। और ये जस्ट डेटा है कि हमने शॉर्ट नोटिस में एक्सट्रैक्ट किया कि 32 पेशेंट पिछले अगर 4-6 महीने की अगर हम बात करें तो 28 से 65 साल की एज के थे। वो मॉर्बिड कंडीशन काफ़ी सारे पेशेंट में उसमें थी, खाली डायबिटीज़ नहीं था, उनको कोलेस्ट्रॉल भी था, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी था। कौन कौन सी चीज़ों में हमने उनको इंटरवेन किया, तो जैसे मैंने बताया डाइट और फिटनेस तो है ही है, उनके साथ हमने वो मेडिटेशन, स्लीप के ऊपर काम किया, प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करने को बोला, बिलीफ पैटर्न के ऊपर काम किया, पॉजिटिव हेल्थ एफर्मेशंस दिए, इमोशन, स्ट्रेस, विजुअलाइजेशन, डेली डायरी राइटिंग,
ये सारी चीज़ें हमने उनको रेकमेंड की और ये सारा कॉम्बिनेशन वर्क करता है। और ऑलमोस्ट 14 पेशेंट थे, वैसे बहुत सारे पेशेंट है बट ये शॉर्ट नोटिस में हमने एक्सट्रैक्ट किया। नाउ वी आर वर्किंग ऑन डेटा ऑल्सो के एज ग्रुप में जिनका एवरेज HbA1c 6.7 to 8.8 था, जो घट के 5.4 to 6.66 के अराउंड हुआ और ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 3 to 6 मंथ। और सेम थिंग ऐसे 15 पेशेंट थे कि जिनका मेडिकेशन रिड्यूस हुआ और इंसुलिन भी रिड्यूस हुआ। तो जैसे एवरेज मेडिकेशन पेशेंट 4 से 6 लेता था, जो 3 to 6 मंथ प्रोग्राम के बाद उनकी 3 से 5 हुई। इंसुलिन का डोज जो 10 से 15 था वो 6 से 10 हो गया घट के। और अगेन यहाँ पे ये चीज़ है कि हमने काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि कोई पर्टिकुलर डाइट और फिटनेस फॉलो करते हैं या कोई पाउडर लेते हैं या कोई टैबलेट या कोई कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उनका शुगर तो कम हो जाता है, डायबिटीज रिवर्स हो जाता है, बट अगेन द करेक्ट वर्ड इज रिमिशन। और वही पेशेंट को आप 1 साल के बाद फॉलो करो तो वापस वो उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ पाओगे। तो वो ना हो, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में स्टडी हुआ है बाय डॉक्टर वी मोहन, जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, कि आपको वो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने पहले तो ये बताया। तो क्योंकि पेशेंट वो हैबिट कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता है कि 3 मंथ्स में चलो उन्होंने शुगर तो कंट्रोल कर लिया 3 to 6 मंथ में, बट क्या वही पेशेंट को आप ट्रैक कर रहे हो 1 साल के बाद, तो क्या वो मेंटेन हो रहा है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उन्होंने स्टडी में 2 साल तक स्टडी किया और पाया कि भई जो 3 मंथ्स में कंट्रोल डायबिटीज़ रिवर्स हो गया, दवाई बंद हो गई। बट जब तक हम उनकी हैबिट के ऊपर फोकस नहीं करें, उनके कल्चर, उनके इमोशंस, स्ट्रेस लेवल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बिलीफ पैटर्न, एफर्मेशंस, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तभी आप सस्टेनेबल उसको मेंटेन कर पाते हो। बिकॉज़ कई बार क्या, आप मोटिवेट होके कोई डाइट और फिटनेस तो कर लोगे, बट वो जैसे ही आपका रिवर्स हो जाएगा, फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब हम सब कुछ खा सकते हैं, लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको वही लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखनी पड़ती है ओवर द लॉन्ग पीरियड, और वो तभी होगी जब मैं आपका आपका हैबिट परमानेंटली चेंज होगा, आपके इमोशंस बदलेंगे और जो सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग होगा। तो हमने ये पूरा प्रोग्राम इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि पेशेंट को बार-बार हमारी ज़रूरत ना पड़े, उसको कोई विटामिन या कोई टैबलेट या कोई चूर्ण पाउडर की ज़रूरत ना पड़े। उसको परमानेंटली, उसको ही अंदर से ऑलवेज़ परमानेंटली मोटिवेशन हो जाए कि अब मुझे यही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करनी है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग उसी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ना कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हमारे साथ जुड़ा है तो 3 मंथ्स में उसको ये दे दिया और हो गया। फिर हमारा वही सिस्टम है कि उसको लंबे टाइम तक हम फॉलो करते हैं और उसको मेक श्योर कि उसकी लाइफस्टाइल प्रॉपर बनी रहे। और जो भी लोग आज हमारे हमारे रेगुलर वेबिनार भी होते हैं, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप स्कैन कर सकते हो, जिसमें हमारे वेबिनार्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन होते हैं उसकी डिटेल दी जाती है। और स्पेशली मैं डॉक्टर रंजन और डॉक्टर शेफाली गुप्ता और डॉक्टर संदीप जोत जी, उनकी कम्युनिटी के लिए मैं स्पेशल आज एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं सेशन, आज जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ, सबको हमारा एक ऑनलाइन सेशन फ्री देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप खाली एक ये फॉर्म, आपको मैं चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, वो आपको भर के देना है, तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आई एम शेयरिंग दैट फॉर्म, और मीनवाइल आप ये चैट बॉक्स में मैं डालता हूँ, जस्ट मिनट। ये फॉर्म आप भर दीजिए, तो मेरी टीम की ओर से आपको एक सेशन में फ्री अनाउंस करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। फ्रेंड्स, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? So that was a nice talk, Dr. Gunjit, and we were hoping to learn more. जैसे diet आपने कहा, what I know about diet is usually हमें ना carbs बहुत कम कर देने चाहिए. Usually लोगों का ये होता है कि एंड एक अवेयरनेस होनी चाहिए. बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल पोहा है, कई बहुत लोगों को नहीं पता होता कि उससे भी बढ़ता है. कॉर्न है, ये सब बीट रूट है. तो वो एक, अगर उनके पास एक अच्छी सी डाइट चार्ट हो जहाँ उनको अवेयरनेस आए कि कौन से वेजिटेबल्स और कौन से फ्रूट्स, कौन से मिलेट बेस्ड किस तरह की डाइट अच्छी है, तो that would really help. And like Dr. Gunjit said that he is available for guidance. Exercise है.
2 मिनट में बता सकता हूँ मैडम कि व्हाट वी आर सजेस्टिंग, अगर आप अलाउड करते हो तो। जी प्लीज। तो जैसे हम लोग क्या है डायबिटीज़ में दो, वी प्रीफर डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, कि ये एक कंसेप्ट है कि इसमें आपको 2-3, जैसे मैडम ने बताया, कार्ब्स कम करना है और प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना है और फैट भी कम करना है। तो व्हाट वी आर रिकमेंड टू आवर पेशेंट कि हम लोग एवरी 2-3 आवर्स मेक श्योर कि उसको कुछ खाने को मिले, और वो भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस और थोड़ा प्रोटीन रिच होना चाहिए। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आपको, जैसे हम लोग मिल्क को भी मना करते हैं, मिल्क है, गेहूं की चीज़ें भी कम करनी है, रेदर देन यू स्विच ओवर टू सिंगल मिलेट और मल्टीग्रेन। और ज़्यादातर यहाँ पे हमने देखा है मिड मॉर्निंग स्नैक्स नहीं लेते हैं लोग, और इवनिंग स्नैक्स में भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि वो फरसान लेते हैं, मुरमुरा लेते हैं, बिस्किट्स ले लेते हैं, वो टोस्ट ले लेते हैं चाय के साथ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। रेदर देन आप सुबह ब्रेकफास्ट भी आप करो तो वो हेल्दी होना चाहिए, जैसे स्प्राउट हो गया, डोसा, इडली है, इस तरह का कोई हेल्दियर वर्जन आप लीजिए। और प्रेफरेबली चाय वगैरह जो है वो धीरे धीरे कम करिए। अगेन हम लोग क्या है, रिकमेंडेशन से पहले पेशेंट को कल्चर क्या है, उनकी बिलीफ पैटर्न, इमोशंस क्या है, वो समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वो सालों से कोई चीज़ खा रहा है तो हम लोग उसको धीरे धीरे उसको चेंज करते हैं। तो वही चीज़ है कि मिड मॉर्निंग 11, आपने 9 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे अगेन आप कुछ ड्राई फ्रूट, भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट ले लीजिए, 4-5 बादाम ले लीजिए। फिर लंच में आप प्रेफरेबली स्प्राउट्स, या खाने से पहले लंच या डिनर से पहले, मील से पहले सलाद ले लीजिए। तो इस तरह का पूरा डाइट है, और रात को भूखे पेट नहीं सोइए आप, ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट 8 बजे खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, रात को अगेन आप कुछ चीज़ थोड़ा हेल्दियर वर्जन ऑफ चीज़ ले सकते हो, कि कोई हल्का फ्रूट हो गया जो नॉन स्वीट हो, ज़्यादा मीठा नहीं हो, इस तरह का फ्रूट, बिकॉज वो भी आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करता है। तो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे आपको 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है इन अ स्मॉल क्वांटिटी, मेक श्योर एक प्रोटीन रिच हो, न्यूट्रिशियस हो, जैसे मैडम ने बताया कार्ब्स कम लेना है और फैट भी थोड़ा कम करना है। और आई प्रिफर के मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हो सके तो कम करना है। सो जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया, प्लांट बेस्ड डाइट बहुत बहुत फर्क करती है। अब काफी स्टडीज आई हैं जहां डेयरी, वेयर दे आर सेइंग दैट प्लांट बेस्ड डाइट in itself can be a cure for so many diseases। कितनी सारी बीमारियां खाली आप प्लांट बेस्ड डाइट पे भी चले जाएं तो भी काफी क्योर हो जाता है, बिकॉज डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से काफी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जी जी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। जी तो उन्होंने डाइट बताया, उन्होंने एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज के भी दोनों चीजें उन्होंने बताया, किस तरह की कैसी की अलग अलग आपको एक्सरसाइज करनी है। जो आप रूटीन कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको, यू हैव टू, क्योंकि उससे बॉडी आपकी यूज टू हो गई है, सो यू हैव टू चैलेंज योर बॉडी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। एंड टाइमिंग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यूजली देखते हैं कि ग्लूकोज राइज 30-45 मिनट्स आफ्टर मील्स होता है, तो उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा कंट्रोल होते हैं। देन उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों को, एंड मेडिटेशन हियर, एनीवेज एट स्पिरिचुअल डॉक्टर्स मेडिटेशन को हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते ही हैं। एंड इट हैज बीन नोन, देयर आर टू मेनी स्टडीज अगेन which शो दैट जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, वहां से शुरू होता है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, वहां से ग्लूकोज सेक्रीशन, एंड दैट इज व्हाई दे गो टू द पैनक्रियाज, एंड दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सेक्रीट ग्लूकोज। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इवेंचुअली हो सकता है, डेवलप होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन प्रोडक्शन। तो अगर जब हम स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करते हैं, वी ऑटोमेटिकली कंट्रोल द डायबिटीज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक ही सेड, is working on ourselves, working on our self-talk, our neuro-linguistic programming. Aajkal, that is, that is the new word, but so, talking to ourselves so that we believe, और वो आप रात का टाइम यूज करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सोशल मीडिया टॉक, वी look at, talk to ourselves, and then give ourselves a vision board, visualizations करें, and
मॉर्निंग में भी उसी तरह से गेट अप विद अ रिलैक्स्ड माइंड, अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपने मेडिटेशंस, एंड दैट वुड बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल में वुड नॉट सपोर्ट अ डिसईज्ड स्टेट। कोई डिस्कम्फर्ट बॉडी में वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर आपके सारे लाइफस्टाइल हेल्दी होंगे, यू ऑटोमेटिकली कम बैक टू अ नॉर्मल ईज कंफर्ट स्टेट।